मैं ब्रह्म हूँ, राम काज लगी तव अवतारा, तुरत भयउ पर्वताकारा। पर्वत के आकार हो गए, कैसा आकार? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। और वही है जो दुनिया को मार्गदर्शन देगा, वही है जो दुनिया पर राज करेगा। बात शुरू करें सर, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे बड़ा रीजन आपका है। आज की डेट में अगर आपने किसी को कुछ सिखाया भी है तो लोग सिखाए हुए व्यक्ति को गुरु स्वीकारने को तैयार नहीं है। टीचर भी हैं, लॉयर भी हैं, क्रिएटर भी हैं। क्या मैं वो तो नहीं हूँ जिसे कचरे के डब्बे पास से उठा के लाया गया था? मार्केटर से टीचर बनने की जो जर्नी थी वो कितना एक टाइम स्पेन था। तो मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मुझे अब ऐसा लगने लगा। इतनी ज़्यादा चीज़ें उतनी कंफ्यूज हम होते हैं। कई बार लोग होता है लोग ट्रेनिंग में जाना नहीं चाहते, बिल्कुल, या जाते हैं तो इंटरेस्ट लेते नहीं है। हमें रील से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में जीना चाहिए। ह्यूमन फोकस सिर्फ 9 सेकंड का बचा है। छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं आजकल के बड़े लोग। मतलब इट इज़ द पावर ऑफ फोकस। जैसे आपको इतनी चीज़ें आज भी याद हैं। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, ऑन कैमरा ले रहा हूँ, तो ये MBA करने वाले लोग भी ऐसे ही हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? MBA कर लिया। क्यों कर लिया नहीं पता। कह सकते हैं कि वो मटीरियल होता जा रहा है। ऐसी मती संसार की ज्यों गाडर की ठाड़, एक जाहि जही गाड़ में सबे जाहि तेही गाड़। लेकिन बहुत से बच्चे अभी स्कूल से कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से मास्टर्स के लिए जाएंगे। वो कैसे इस डिलेमा को सॉर्ट आउट करें? तो आपको लगता है आप किसी बढ़िया काम के लिए बने हो? नहीं, ऐसा नहीं जरूरी। हो सकता है आप कामचोर हो। ये करना तो टॉर्चर है। कंपैरिजन हो रहा है। वो आप अपने आप को ही कंपेयर कर रहे हो। 250 पन्नों की किताब अगर आपने 3 घंटे में पढ़ लिया और उसका 60% भी अगर आपके पास में है, कमाल हो जाता है, कमाल। और इंदौर टॉक को अगर बड़ा बनाना है तो उसको अब ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पिलर चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट कर पाए। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कर्म कर, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं। उसमें दिमाग मत लगा। आज का पॉडकास्ट एक मल्टी डायमेंशनल पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो पर्सनालिटी हैं वो खुद भी एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है। वो एक टीचर भी हैं तो वो एक मोटिवेटर भी हैं, वो एक लॉयर भी हैं तो वो एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनमोहन सर की, जिन्हें प्यार से बच्चे MJ सर के नाम से बुलाते हैं। सर, आपका स्वागत है इंदौर टॉक के इस पॉडकास्ट स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। और सर, आपके साथ पॉडकास्ट करना मतलब मेरे लिए अ ड्रीम कम ट्रू है। बहुत शुक्रिया। इंदौर टॉक के स्टूडियो में होना ये घर में होने जैसा लगता है मुझे, और आप लोग फैमिली ही हैं। तो आइए बात शुरू करें। क्योंकि बात शुरू करें सर, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न आपका है। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप माने या ना माने, लेकिन मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। सबसे जो ख़ास बात सीखी वो है बातें करना, बोलना, अपने आप को एक्सप्रेस करना, और जो शब्द हैं, जो आपके कहेंगे वॉकैब है, वो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू फॉर डैट। क्योंकि कभी भी मैंने उसकी फ़ीस आपको नहीं दी है और मैं बस आपको देखते हुए सीखता गया। क्योंकि सर, मेरा जो परसेप्शन है या जो मेरा जो मानना है कि हमें रील से ज़्यादा रियल वर्ल्ड में जीना चाहिए, और मैं रियल एग्जाम्पल्स को या इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा मानता हूँ। करेक्ट। तो सर, वैसे तो मैं बहुत कुछ आपके बारे में जानता हूँ, लेकिन ऐसे फॉर्मली जानना वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। तो मैं बात करूँ पहले तो आपके काम के बारे में या आपकी जर्नी के बारे में। उसके पहले एज अ मनमोहन, व्हाट इज़ मनमोहन? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि आज के डेट में, आज की दुनिया में, एक समय जब हम एंशियंट टाइम पे जाते हैं तो हमको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर में लोग जिनके पास ज्ञान था वो गुरु की तलाश में थे। जैसे हम पढ़ते हैं कि कबीर बनारस में जब वहाँ रहे तो जब उनको गुरु की तलाश थी और रामानंद को वो चाह रहे थे वो उनको गुरु बना लें, रामानंद को। लेकिन जो रामानंद जी थे वो कबीर को एज ए शिष्य स्वीकार नहीं कर रहे थे। अच्छा। तो बड़ी प्यारी सी कहानी पढ़ने के लिए मिलती है कि रामानंद जी एक दिन मुँह अंधेरे जब गंगा घाट पर स्नान करने गए तो कबीर जो है वो घाट पर ही अपना मुंह ढक करके रास्ते में लेट गए, मुंह छुपा करके कपड़े के नीचे। रामानंद जी जब दौड़ कर आ रहे थे तो उनका पैर कबीर को लगा। तो जैसे ही कबीर पे लगा तो उन्होंने कहा राम राम। तो कबीर उठ खड़े हुए, बोले धन्यवाद, आपने गुरु मंत्र दिया और मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया। ओके। कहानी ये बताती है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी उस समय गुरु की तलाश कर रहा था। वर्तमान समय में आते हैं, आज की डेट में अगर आपने किसी को कुछ सिखाया भी है
तो लोग सिखाए हुए व्यक्ति को गुरु स्वीकारने को तैयार नहीं है। हम पेपर में पढ़ते हैं कि फलां व्यक्ति यूपीएससी पास कर गया बिना कोचिंग गए। कैसे? मतलब मुझे आज मेरे ऑफिस से निकलकर स्टूडियो आना था आपके, मेरे पास जीपीएस था, आपका कांटेक्ट नंबर था, मैं इंदौर का रहने वाला हूं, फिर भी मैं सीधे नहीं पहुंच पाया, आकर कॉल करना पड़ा। बिल्कुल। और एक व्यक्ति यूपीएससी या कोई भी एग्जाम कैसे पास कर सकता है, ये सबसे बड़ा दुनिया का झूठ है। और ऐसे माहौल में अगर आपने इस बात को स्वीकार किया कि आपने मुझसे सीखा है, तो ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी बुद्धिमत्ता को बताता है। इसके लिए पहले आपको साधुवाद। थैंक यू सर। अब आता हूँ इस बात पर कि मनमोहन शब्द का क्या मतलब है। देखिए, हमारे घर में हम 3 भाई हैं और सबसे बड़े वाले भैया का नाम सिद्धांत है, दूसरे वाले भैया का नाम प्रशांत है और मेरा नाम हमारी दादी जी ने रखा मनमोहन। क्यों रखा मुझे नहीं पता, और मुझे बड़ा अजीब सा लगता था बचपन में कि क्या मैं बाहर से लाया गया हूँ, क्या मैं वो तो नहीं हूँ जिसे कचरे के डब्बे पास से उठा के लाया गया था। नाम ही अलग है, नाम बिल्कुल। फिर बाद में मैंने एक बहुत प्यारा सा भजन सुना, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल और छोटो सो मेरो मदन गोपाल, घास खाएं गैया दूध पिए ग्वाल और माखन खायो मेरो मदन गोपाल। वो तीसरा अलग ही होगा, अनोखा ही होगा, तो शायद वो नाम अनोखेपन को बताता होगा, मुझे ऐसा लगता है। और बाद में अब तो गर्व होने लग गया। ठीक है। तो सर एक गजब की बात पता चलेगी आखिर उस नाम के पीछे क्या सच्चाई है, क्योंकि जनरली जब पुराने समय की अगर हम बात करें तो नाम अधिकतर भगवान के नाम पे ज़्यादा रखे जाते थे। चाहे हम राम की बात करें तो कॉमन नेम होता था, कृष्ण की बात करें तो कृष्णा कॉमन नेम होता था, लेकिन मनमोहन उस टाइम भी इतना प्रचलन में नहीं था जी। और शायद वो एक भाव को प्रकट करता है जो कृष्ण जी का भाव है जी। और रियल लाइफ में आज वाकई में आप अपने नाम को बिल्कुल चरितार्थ करते हैं, क्योंकि गीता जी में भी कृष्ण जी के ही उपदेश जो आज तक हम फॉलो कर रहे हैं जी। और स्टूडेंट की लाइफ में भी वो आपकी टीचिंग होती है, आपके लेसन्स होते हैं जो बच्चे फॉलो करके वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ उन्हें जाना चाहिए जी। मैं बात करूँ सर, क्योंकि आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, टीचर भी हैं, लॉयर भी हैं, क्रिएटर भी हैं और भी कई चीज़ें होंगी जो शायद हमारे लिए अनएक्सप्लोर्ड है अभी। इसमें एक शायरी याद आ गई इंदौर की, बता दूं आपको। आप एक शायर भी हैं। नहीं, मैं शायर नहीं हूँ। राहत इंदौरी साहब ने कहा, लाइनें कुछ ऐसी हैं, वो कहते हैं जाम ख्वाब गुलाब, ख्वाब गुलाब जाम क्या क्या है, ख्वाब गुलाब जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ तो बताओ इंतज़ाम क्या क्या है। और वो कहते हैं कि शाह कलंदर फ़कीर इमाम। मैं उसमें जोड़ देता हूँ टीचर, मोटिवेटर, यूट्यूबर, शाह फ़कीर इमाम क्या क्या है, अभी तो उसको भी पता नहीं उसका गुलाम क्या क्या है। तो ये है अपने आप को खोजना, जीवन में सर्च करना, एक्सप्लोर करना। तो आपने कहा कि नहीं पता, तो सच में तो मुझे भी नहीं पता अभी कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, सीखना जारी है। और मुझे लगता है कि लाइफ इज़ अ स्कूल एंड वी आर द स्टूडेंट्स फॉर लाइफ टाइम। हमको जीवन भर सीखते रहना चाहिए और अपने आप को खोजते रहना चाहिए। सर ये आपकी जो 4 डायमेंशन है इसके बारे में तो मुझे पता है, लेकिन जब मैं आपके बारे में और थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था या आपके कलीग से बात कर रहा था या अतुल से भी बात कर रहा था जो आपको मुझसे ज़्यादा जानता है जी, तो उसने बताया कि सबसे पहले सर एक मार्केटर थे, सर मार्केटिंग का टास्क या जॉब करते थे और वहीं से अपनी जर्नी की शुरुआत की। तो सर वो मार्केटिंग वाला क्या पर्सपेक्टिव है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं अब चीज़ों को मार्केट करना पड़ता है। बिल्कुल सही। कुछ भी करें, चाहे प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे अपनी एजुकेशंस हो, हमारे पास हमारी लर्निंग हो, उनको आज मार्केट करने की बहुत ज़रूरत है। Correct. तो क्या वो आपका रोल था और वो जर्नी कैसे शुरू हुई जो फिर टीचर के रूप में आपने कंटिन्यू करी, फिर एक लॉयर के रूप में कंटिन्यू करी, फिर एक यूट्यूबर के रूप में कंटिन्यू, तो क्या है वो सर जर्नी? तो मार्केटिंग से पहले एक्चुअली मैं म्यूजिशियन रहा हूँ। ओके। जैसे स्टूडियो में आते हुए मैंने गिटार देखा तो मुझे एक घटना याद आई जीवन की। मैंने तबला सीखा है, विधिवत सीखा है, और खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से मैं म्यूज़िक में ग्रेजुएट हूँ। ओके। ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था सर। आपको भी नहीं पता, तो कभी आएंगे घर में तो मैं तबला भी आपको दिखाऊंगा। तो जब मैं तबला सीखता था उस समय गिटार जो है हमेशा फैसिनेटिंग रहा है। आते ही मैंने देखा गिटार जो है आपको मॉडल बना देता है, आपको लोगों के बीच में चार्मिंग पर्सनालिटी बताता है। और मूवीज़ में हम ये देखते हैं कि सितार तबला बोरिंग की तरह है, गिटार जो लेकर घूम रहा है वो रॉक स्टार, कूल है, रॉक स्टार है, रॉक स्टार है। तो एक बार मेरे दिमाग में ऐसा आया तबला सीखने के दौरान कि मुझे गिटार सीखना चाहिए। एक मेरे मित्र थे, क्लॉडियस नाम था उनका, और वो चर्च में गिटार बजाते थे। ओके। तो गिब्सन एक कंपनी होती है जिसका गिटार बड़ा अच्छा माना जाता है। मुझे याद आया, मैं घर में
मम्मा को मैं कह रहा था कि मुझे गिटार चाहिए, ख़रीदना है। मम्मी बोल रही थी क्या ज़रूरत है तुमको गिटार की। हम मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, और जब कभी कोई चीज़ नहीं दिलवानी होती थी तो बढ़िया आंसर होता था पापा से मांग लो। शायद हम सब के घर में ऐसा ही होता रहा, पापा से पूछो, पापा से पूछो। और पापा से पूछने की हिम्मत ही नहीं होती। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, पापा बैठे थे, मेरी हिम्मत हुई और मैंने कहा कि पापा गिटार खरीदना है। पूछे कितने में आएगा? मैंने कहा 2000 तक आ जाएगा। ये ले, जेब से निकाल कर दे दिया। तो मैंने गिटार भी सीखा है, मैंने तबला सीखा है, मैंने माउथ ऑर्गन सीखा है, मैंने हारमोनियम सीखा है। तो ये मेरी लाइफ का एक पड़ाव, एक पहलू ये भी है। मार्केटिंग जो है ये स्टार्ट हुआ बहुत बाद में आने के बाद, मतलब ICICI प्रूडेंशियल जो एक कंपनी है वहाँ से मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। मैं ICICI प्रूडेंशियल में लीगल एग्जीक्यूटिव रहा हूँ। इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंशियल लिमिटेड एक कंपनी है जहाँ पर मैं सेल्स का भी काम मैंने किया है। बजाज कैपिटल और इंडिया इन्फोलाइन 2 बड़ी कंपनियाँ हैं जहाँ पर मैंने ट्रेनिंग, सेल्स और मार्केटिंग तीनों देखा है। आलमंड्स ग्लोबल सिक्योरिटीज़ एक बड़ी कंपनी है, मुंबई बेस्ड है, जो शेयर ट्रेडिंग और इंश्योरेंस ट्रेडिंग करती है। वहाँ भी मैंने काम किया है, वहाँ भी सेल्स, मार्केटिंग और ट्रेनिंग मैंने देखा है। और जब कौटिल्य एकेडमी हमने स्टार्ट की यहाँ पर, मैं जब मैं फुल टाइम आया, तो मार्केटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। मुझे अब ऐसा लगने लगता है कि आप किसी चीज़ को नहीं बेचते। व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ समवन, आप अपने आप को भी मार्केट कर रहे होते हो। बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में कहा जाता है जो दिखेगा वो बिकेगा। ये बात और है कि पैकेजिंग अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए, आज शायद जैसे आप बैठे हुए हैं, आप एकदम बड़े कूल लग रहे हैं कैजुअल वियर में, तो ये एक तरह की पैकेजिंग है जिसे हम कहते हैं कैजुअल पैकेजिंग। एक पैकेजिंग मेरी भी है, देखिए, जैकेट पहन रखा है, ब्लैक वाला डाल रखा है, चश्मा पहन रखा है, दाढ़ी बड़कायदा ट्रिम कर रखी है। इट इज़ द काइंड ऑफ पैकेजिंग। जब हम लोगों के सामने जाते हैं तो मुझे लगता है हम अपने आप को मार्केट ही कर रहे होते हैं। जब एक कोई इंटरव्यू देने के लिए व्यक्ति जाता है इंटरव्यू बोर्ड के सामने में, तो मुझे लगता है अपनी सर्विसेज को मार्केट कर रहा होता है। वो बता रहा होता है कि वो क्या करने जा रहा है, संस्थान के लिए क्या करेगा और बदले में उसे क्या सैलरी या क्या पैसे चाहिए होंगे। तो मुझे लगता है लाइफ इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग। तो सर, आपने जो बताया कि एज अ जर्नी आपकी जो स्टार्ट हुई, एज अ मार्केटर स्टार्ट हुई। हाँ। तो ये जो मार्केटर से टीचर बनने की जो जर्नी थी, वो कितना एक टाइम स्पैन था? तो मतलब कितने सालों तक आपने ये लगातार काम किया था? तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे काम, एक वर्ड आपने थोड़ा शुरू में यूज़ किया कि आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं। उसका रीज़न मुझे लगता है सिर्फ ये है कि मैंने बहुत तरह के काम किए हैं। जैसे टीचिंग का काम मैंने पहली बार कब किया था, मुझे याद आता है, जब मैं क्लास 5th में था। और हमारे एक टीचर हुआ करते थे, क्लास टीचर, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और उनको मुझसे बड़ा प्रेम था। तो वो क्लास में आते थे, कहते थे ये वाला सवाल मोहन समझाएगा। और वो क्वेश्चन लिखकर चले जाते थे क्लास से, और पूरी क्लास में समझा रहा हूँ, क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्लास में बैठ करके। तो वो उनका मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था। अब मुझे लगता है कि क्योंकि इंसान बहुत अच्छे थे, ऐसा कहूँगा कि वो काम चोर थे तो गलत हो जाएगा, बहुत नॉलेजेबल थे। लेकिन वो आते थे, क्वेश्चन लिख देते थे, कहते थे मोहन समझाएगा। ऐसा नहीं समझा पाएगा, नहीं समझा पाएगा, ये नहीं पूछते थे, फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, ये समझाएगा, चले जाते थे। फिर पूरा क्लास में ले रहा हूँ। तो मुझे लगता है वहाँ से मेरी पढ़ाने की जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने जब क्लास 12th में था तो मैंने घर पर ही एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया था, उसका नाम था MM ट्यूटोरियल्स, जहाँ मैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता था। MM मेरे नाम से ही आता है, लेकिन मैं बच्चों को कहता था इसका मतलब है मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड ट्यूटोरियल्स, ऐसा घर के पीछे ही हमने कोचिंग रूम बना लिया था। वहाँ एक वाइट बोर्ड लगाया हुआ था, वहाँ मैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाता था। जब मैं 12th पास हुआ और BSc करने लगा, तो BSc के समय छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहाँ वियना नाम का एक चर्च है, और वहाँ पर मैं फादर्स की ट्रेनिंग होती थी। जो बच्चे आगे जाकर फादर बनेंगे, चर्च में बिशप बनेंगे, उनकी ट्रेनिंग होती थी। और उन बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और म्यूजिक, ये 4 चीज़ों की ट्रेनिंग मैं देता था। आप देते थे? तो मैं BSc कर रहा था, और 11th 12th के उन लोगों को जो कि आगे चल के फादर बनने की ट्रेनिंग लेने वाले हैं, उसमें कुछ बड़े लोग भी होते थे जिनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उन लोगों को पढ़ाता था। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये पार्ट ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता गया। फिर जब मैं प्राइवेट सेक्टर में आया तो मैंने मार्केटिंग और सेल्स के साथ में ट्रेनिंग को अपना जीवन का पार्ट बनाया था। मतलब मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किए, मुंबई में, गोवा में, शिमला में, लगातार ट्रेनिंग, दिल्ली में ट्रेनिंग होती थी। और मुझे लगता था कि ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को शार्प करता है। सीखना, जैसे आप वर्ड यूज़ आपने किया कि आप सीख रहे हैं, मैंने कहा मैं सीख रहा हूँ। कई बार लोग होता है, लोग ट्रेनिंग में जाना नहीं चाहते, बिल्कुल, या जाते हैं तो इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, जाते हैं तो बोर हो रहे होंगे, या उनको लगता है कि वो खाना खाकर निकल जाएं। ट्रेनिंग का मतलब बाद का खाना ही हो गया। हाँ, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई ट्रेनिंग का मतलब आज की तारीख में। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है ट्रेनिंग ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं, और सीखते रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आज के टाइम में तो सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
सीखने के इतने साधन हैं। हाँ। और मैं ये मानता हूँ सर, जितनी ज़्यादा चीज़ें उतनी कंफ्यूज हम होते हैं। Exactly, कहने को तो हम एक वी आर लिविंग इन अ इन्फॉर्म्ड वर्ल्ड, आज सारी तो जानकारियाँ हैं हमारे पास, हाँ। फिर भी क्यों हम इतने कंफ्यूज हैं वो हम गेज ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कन्फ्यूज़न का कारण ये है, जब हमारे पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं तब कन्फ्यूज़न बढ़ना स्वाभाविक है। जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर उसके पास एक खिलौना है, आप देखिए उस खिलौने को वो तब तक खेलेगा जब तक वो खिलौना एग्जॉस्ट ना हो जाए, वो बच्चा एग्जॉस्ट ना हो जाए। डेफिनेटली। लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ में है जिनके पास में एक से ज़्यादा खिलौने। ऐसे बच्चों को देखिए, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपने उनको 10-12 खिलौने दे दिए हैं, वो बच्चा किसी एक खिलौने से नहीं खेलता। थोड़ी देर खेलेगा, दूसरे पे जंप कर जाएगा, थोड़ी देर खेलेगा, तीसरे पर जंप कर जाएगा। ना तो उसका फोकस बन रहा है, ना ही वो उस खिलौने के साथ एग्जॉस्ट हो रहा है, ना ही वो उससे कुछ सीख रहा है। उसके जीवन में एक चीज़ बढ़ रहा है, कन्फ्यूज़न। यही हम बड़ों के साथ भी हो गया है। हम अगर यूट्यूब पे एक चीज़ सीखने जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई गिटार सीखना चाहता है, यूट्यूब पे चला जाए, गिटार कैसे सीखें डाल दें वहाँ पर में कैप्शन में, सर्च इंजन दबाए, 50 तो ऑप्शन निकल आएंगे ना, क्योंकि उसके पास 50 ऑप्शन है। ना तो वो यहाँ सीख पा रहा है, ना वो वहाँ सीख पा रहा है, वो बस जंप कर रहा है। वो डिलेमा में कि ये सीखूं कि ये सीखूं, ये सीखूं कि ये सीखूं, उस चक्कर में टाइम निकलता जा रहा है। उस छोटे बच्चे की तरह हो गए हैं आजकल के बड़े लोग, क्योंकि उस छोटे बच्चे का जैसा मन नहीं बहल रहा, वैसे बड़ों का मन नहीं बहल रहा। इसीलिए एक चीज़ काम कर रही है, रील इंसान की साइकोलॉजी को पकड़ चुका है। उसको कोई चीज़ 10 सेकंड से ज़्यादा देखनी नहीं देखनी है, तो वो स्क्रॉल करता चला जाता है, न करे अपने आप स्क्रॉल हो जाता है। वो 10 सेकंड, 25 सेकंड, 20 सेकंड की रील्स हैं। तो अब सर आपने जो रील की बात की, उससे कहीं ना कहीं एक हमारा मेंटल एबिलिटी या बोलें, या रीजनिंग पावर बोलें, या एक पेशेंस लेवल बोलें, ये कितना इफेक्ट कर रहा है? क्योंकि कर रहा है ये तो हम सबको पता है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो बीइंग अ क्रिएटर या बीइंग अ टीचर, आप कितना इस चीज़ को मानते हैं कि ये रील वाकई में नुकसानदायक है? तो आपने भी मुझे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो रील्स है उसका ह्यूमन माइंड पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि मैं साइकोलॉजी का भी स्टूडेंट हूं। ओके। अभी बीच में नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ आई, मुझे लगता है हर किसी को देखना चाहिए। 101 ह्यूमन सीरीज़ का नाम है, 101 जहाँ पर में 101 वेरियस ग्रुप्स के लड़के लड़की, ओल्ड एज लोग भी हैं वहाँ पर में, युवा भी हैं, इनको एक जगह रखा गया है और इन पर बहुत तरह के साइकोलॉजिकल रिसर्च हो रहे हैं। उन बातों पर रिसर्च चल रहा है जो कि पहले से स्टैब्लिश्ड हैं, जैसे ह्यूमन फोकस कितना है, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, क्या महिलाएं वाकई लेट लतीफ़ हुई होती हैं। वो टास्क हैं, टास्क से वो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस करके वो रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। ओके। और माइंड ब्लॉगिंग, मतलब आप उसको देख करके समझ में आएगा कि यार क्या कमाल की बातें हो रही हैं। उसमें से एक है ह्यूमन फोकस पर। अब उसमें एक स्टोरी दिखाई गई। स्टोरी में है कि बहुत तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, जैसे कोई बोल रहा है, कोई बंदा जंप कर रहा है, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है। उस स्टोरी 1 मिनट का वो क्लिप है। 1 मिनट के क्लिप के बाद पूछा जाता है कि इस 1 मिनट में आपने गोरिल्ला कितनी बार देखा? ओके। 1 बार, 2 बार, 5 बार, या देखा ही नहीं। आई वॉज शॉक्ड कि मैंने यार 1 मिनट पूरा स्टोरी देखी, गोरिल्ला मुझे 1 बार भी नहीं देखा। फिर उन्होंने दिखाया कि उस पूरे क्लिप में गोरिल्ला 19 बार आता है। मतलब जैसे कोई बोल रहा हो तो पीछे से दरवाज़ा गोरिल्ला खोल रहा है, कोई जंप कर रहा है तो गोरिल्ला सामने आके चला गया, कोई बास्केटबॉल खेल रहा है तो गोरिल्ला वहाँ से ऊपर उंगली दिखा रहा है। 19 बार उस क्लिप में गोरिल्ला आया, पर एक बार और मैंने 1 बार भी नहीं देखा। मैंने, क्योंकि उसमें हम पर भी रिसर्च चल रहा है साथ ही साथ। अब मैंने सोचा यार कि मतलब मेरा फोकस इतना ख़राब कैसे हो सकता है। फिर वो एनालिसिस करने आए, उन्होंने कहा कि अगर आपने गोरिल्ला 1 बार भी नहीं देखा तो आपका फोकस कमाल है। You are one of the persons, those who have the brilliant focus time in this era. मतलब ये कि आप बोल रहे हो तो मैं आपको देख रहा हूँ, आपके पीछे क्या घटा मैंने देखा ही नहीं। मीन्स फोकस बढ़िया है। बिल्कुल। और उस रिसर्च से एक नई बात सामने आई है, वो ये है कि आज से ठीक 20 साल पहले, 2 decades बिफोर, ह्यूमन फोकस जो था वो मैक्सिमम फोकस 45 से 90 मिनट्स का हो सकता था। ओके। इसीलिए हमारे जो स्कूल के कॉलेजेस के पीरियड होते हैं वो ना 45 मिनट्स के होते हैं, क्योंकि हमारा फोकस 45 मिनट तक का हो सकता है। अगर कोई एंटरटेनिंग प्रोग्राम हम देख रहे हैं तो फोकस 90 मिनट्स का हो सकता है। इसीलिए मूवीज में 90 मिनट्स के बाद इंटरवल हो जाता है, क्योंकि फोकस खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है, प्रेजेंट का रिसर्च कह रहा है कि ह्यूमन फोकस सिर्फ 9 सेकेंड का बचा है। मतलब इवन 30 सेकंड की रील भी हम फोकसफुली नहीं देख रहे हैं, उसको 9 सेकंड तक ही देख पाते हैं। 9 सेकंड मतलब अगर आप कोई लोगों का फोकस खत्म हो गया है, 9 सेकंड का मतलब है खत्म है, फोकस ही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि ह्यूमन ब्रेन जो है धीरे धीरे वो डम होता चला जा रहा है। फोन स्मार्ट हो रहा है, ब्रेन ह्यूमन डम होता चला जा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ। और डिपेंडेंसी हमारी
टेक पे ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि हम दिमाग से कुछ करना ही नहीं चाहते। 100% टेक पर हो गए। उसका रीज़न है कि आज से आप ही पहले सोचिए, जब आपके यहाँ पहली बार लैंडलाइन फ़ोन लगा होगा तो आपको कम से कम 50 लोगों के नंबर याद होंगे। रहते थे। आज हमको अपना खुद का नंबर याद नहीं, क्योंकि हम सीधे लेते से सेव कर लेते हैं। हाँ, जानना भी नहीं चाहते नंबर है क्या वो। एग्जैक्टली बहुत अगर कोई व्यक्ति जिसका नंबर हमने सेव किया है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो शायद हम नंबर एक बार कंफर्म करते हैं या डायल करके देख लेते हैं। अदरवाइज पहले हम नंबर याद रखते थे और हर एक इंसान को कम से कम 10 से 20 नंबर याद होते थे। बिल्कुल। अगर आपके कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो आपको कम से कम 50 से 100 नंबर याद होते थे। हाँ, आज लगभग अगर आज बात करो तो मुझे पापा का नंबर याद है, हाँ, मम्मी का याद है, हाँ, वाइफ का याद है, हाँ, फ्रेंड में से तो शायद ही किसी का याद होगा। उसका भी रीज़न है क्योंकि आप लैंडलाइन जनरेशन हो। हाँ, आपको भी वो 5 नंबर सिर्फ इसीलिए याद हैं बिकॉज यू आर ए लैंडलाइन जनरेशन। आज की जो जनरेशन उनको वो भी याद नहीं है। गजब है सर, ये खतरनाक है बहुत। इट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन बीइंग। तो सर हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं, उसके पहले मैं चाहूँगा कि इस कन्वर्सेशन को हम 4 पार्ट में करें। हाँ। क्योंकि मैंने आपके बारे में जैसा बताया, आप एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं और मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट से वो चारों कम्युनिटी बेनिफिट करें जिनसे आप कनेक्टेड हैं। मुझे पता नहीं किसी को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन यस नहीं मिलेगा सर। पहले मैं भी यही सोचता था कि विचारों से कुछ नहीं होता है। आज इतना कंटेंट बन रहा है, लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं, विचारों से ही सब कुछ हो रहा है, तो उनसे क्या क्रांति आएगी या कंटेंट से क्रांति आएगी क्या? तो मैं अगर देखूं पर्सनल मेरे अंदर जो 6 महीने में चेंज आया है वो एक तो रियल एग्जांपल्स को फॉलो करके आया है, फिर जो रियल हैं लेकिन मैं उनसे कनेक्ट अभी पर्सनली फिजिकली नहीं कर सकता, हाँ, उनके वीडियोस मैंने डिजिटली देखे। तो वो मुझे क्लियर हो गया कि ये जो क्रांति आएगी और ये जो चेंज आएगा ये विचारों से ही आता है। विचारों से ही आएगा। इवन मैं इस बात को आपको बता दूं, आज से 2500 साल पहले गौतम द बुद्धा जो हुए, मैं उनको सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट मानता हूं। उसका रीज़न है कि वो सीधा ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन साइकोलॉजी को टच करते हैं। बिल्कुल। धम्मपद का पहला पद अगर आप पढ़ें तो उन्होंने लिखा है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो कहता है कि वॉट एवर वी आर इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ आवर थॉट्स। मतलब हम जो कुछ भी हैं और हमारे आसपास जो कुछ भी है उसका संबंध सिर्फ हमारे विचारों से। और आज की डेट में उस पर इतने रिसर्च हो गए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने विचारों की दुनिया पर बड़ा काम किया है। नेपोलियन हिल एक बहुत बड़े थिंकर रहे हैं जिन्होंने विचारों की दुनिया में बड़ा काम किया है। और सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान के पिता कहे जाते हैं। कार्ल गुस्ताव जुंग जिन्होंने मनोविज्ञान में बड़ा काम किया। और इन लोगों का मानना है कि सब कुछ द रियल वर्ल्ड में हो रहा है वो सिर्फ ह्यूमन माइंड की उपज है। आप और मैं जो सोच रहे हैं वो हमारे सामने रियलिटी में आ रहा है। मतलब इट इज़ द पावर ऑफ फोकस। जैसे आपको इतनी चीज़ें आज भी याद हैं क्योंकि आपने पढ़ी होंगी, हाँ, या देखी होंगी, हाँ, इसीलिए आपके हाँ, वो माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में आज भी हैं। वेरेस सेम प्रॉब्लम कि आज हम कहीं टिकना ही नहीं चाहते या कुछ पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ। तो मैं वही सबसे पहले हम हमारी पहली ऑडियंस को एड्रेस करते हुए, क्योंकि आप एक टीचर हैं, हाँ, आप बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों ने भी रिस्पेक्टफुली आपको एक नाम दिया एमजे सर। लेकिन सर जो मैं आज का एजुकेशन सिस्टम देख पा रहा हूँ, इट इज़ मोर ओवर कह सकते हैं कि वो मटेरियल होता जा रहा है। मतलब वो एक वैल्यू जो डिलीवर होना चाहिए एक बच्चे के अंदर। जैसे मैं वो एक चैलेंज फेस करता हूँ कि आज हमारे पास बच्चे ही नहीं हैं जिनसे हम वो चीज़ें करवा पाएँ जो हमारे ब्रेन में है या हमारे माइंड में है। टैलेंट नहीं है। लेकिन मैं दूसरी तरफ देखता हूँ तो इंस्टीट्यूट बहुत सारे बढ़ गए इंदौर में, जहाँ पहले कभी इस चीज़ के 1-2 होते थे, आज वो 10 से अधिक हैं। बिल्कुल ठीक। 10 से अधिक होने के बाद भी टैलेंट नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वो खाली पड़े इंस्टीट्यूट, सब फुल हैं, स्टूडेंट्स हैं, पर आउटपुट क्यों नहीं निकल पा रहा है? मतलब व्हाट इज़ द गैप बिटवीन द एक्चुअल और जो पढ़ाया जा रहा है? उसके पीछे मुझे लगता है कि एक तो बड़ा रीज़न है जो बच्चा खुद से सीखना चाह रहा है, चाहे वो कहीं भी है, किसी भी हालात में। जैसे मैं इसका एक अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ कि लोगों को लगता है कि 3 चीज़ें हों तो जीवन में वो आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। एक है सबसे पहला रिसोर्स, संसाधन होने चाहिए। दूसरा है गाइडेंस, उसको मार्गदर्शन मिले। और तीसरे नंबर पे आता है पैसा या मनी या जो भी आर्थिक संसाधन है। इन 3 चीज़ों से जो है जीवन में आदमी ग्रो करता है। मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, ऑन कैमरा ले रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है, इसलिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इन 3 चीज़ों की बात करें तो अर्जुन तेंदुलकर से ज़्यादा किसके पास अवेलेबल है? दुनिया का महान गाइडेंस उसके घर में है। बिल्कुल है। रिसोर्स, वानखेड़े स्टेडियम उसके लिए बुक हो सकता है। और तीसरे नंबर पे पैसा, उसको तीनों चीज़ों की कमी नहीं है। क्या अर्जुन तेंदुलकर दुनिया का महान क्रिकेटर है? उसका उत्तर है नहीं। नहीं। उसके पिता भी नहीं कहेंगे, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन सचिन तेंदुलकर बने, ना तो उनके घर में गाइडेंस था,
ना उनके पास रिसोर्स था, ना उनके पास पैसा था। उनके पास एक चीज़ थी जो कि अर्जुन तेंदुलकर के पास शायद नहीं है, वो है जुनून, लगन। तो मुझे लगता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए चाहिए जुनून, लगन, मेहनत, और बाकी सब चीज़ें किसी काम की नहीं है। बाकी सब चीज़ें मददगार हो सकती हैं, वो साधन हो सकते हैं, लेकिन वो साध्य नहीं है। तो हमारे पास इंस्टीट्यूट हो गए हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं, सारी चीज़ें हैं। आज की डेट में तो यूट्यूब पे ही कमाल ज्ञान पड़ा हुआ है। बिल्कुल, सब लेकिन ऑनलाइन पढ़ रहे सीखने हैं। के लिए लोग चाहिए ना। कोई अगर सीखना चाह रहा है, क्या वो बच्चा जो इंस्टीट्यूट में पहुंचा है वो सीखना चाह रहा है? पता चला कि नहीं, उसके माँ बाप ने भेज दिया तुम सीख कर आओ। उसकी खुद की मर्जी भी तो हो। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ भी ऐसा होगा कि हमारे घर में लोग तो थे जो हमें कहते थे कि तुमको ये करना चाहिए, लेकिन तुम करो ही, ऐसा कहने वाले लोग अगर जहाँ हैं वहाँ बच्चे का जुनून खत्म हो जाएगा, वहाँ उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। करने के लिए मार्गदर्शन देना ठीक है, लेकिन उसको मजबूर करना, मुझे लगता है ये चीज़ों को ख़त्म करने वाला है। मतलब आपका कहना है सर कि आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, या वो जो बन रहे हैं, हाँ, उसमें उनका सही नहीं है, वो किसी के लिए कर रहे हैं ऐसा। उसके लिए फिर मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ। मैं ले जाना चाहता हूँ आपको जर्मनी। वहाँ एक बहुत महान विचारक हुए, उनका नाम है फ्रेडरिक नीत्शे। जर्मन भाषा में उनका नाम होता है फ्रेडरिक नीचा। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि दो तरह की मेंटेलिटी है, एक है हर्ड मेंटेलिटी और एक है लॉयन मेंटेलिटी। हर्ड मेंटेलिटी को हम हिंदी में कह सकते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल। लॉयन मेंटालिटी है भीड़ से हटकर कुछ करना। तो नीचे कह रहे हैं कि दुनिया में जितने लोग हैं उन सब के जो मैक्सिमम लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के पास होती है हर्ड मेंटालिटी, भेड़ चाल। भेड़ चाल होती है। जिसके लिए कबीर ने कहा था कि ऐसी मति संसार की ज्यों गाडर की ठाड़, एक जाहि जही गाड़ में सबे जाहि तेहि गाड़। मतलब दुनिया की मति, संसार की मति कैसी है, जैसे भेड़ चल रहे हैं। एक समय था जब BCA MCA करना बढ़िया था, सब BCA MCA कर रहे हैं। फिर MBA आया। एक समय था MBA करना था, हर आदमी MBA कर रहा है, बिना सोचे कि इस इंस्टीट्यूट से MBA करने का फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। MBA की डिग्री कर रहा है, वो पर्टिकुलरली उसे भी करना है कि नहीं, हाँ, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता है, क्यों कर रहा है, क्योंकि है। पड़ोसी कर रहा था। जैसे अगर आपने चाची 420 मूवी देखी हो, उसमें बहुत प्यारा सीन है। वो चाची, हमारा जो कमल हासन है, वो ऊपर पाइप से उतर के आ रहा होता है, तो नीचे एक महिला खड़े होकर पूछती है, चाची तुम पाइप से क्यों आ रही हो, सीढ़ी से क्यों नहीं आ रही हो? तो वो कहता है कि पाइप से पानी नहीं आ रहा था, सोचा मैं ही आ जाऊं। तो ये MBA करने वाले लोग भी ऐसे ही हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, MBA कर लिया। क्यों कर लिया नहीं पता। फिर एक समय आया, लोग सोचते थे कि इंजीनियरिंग करना बढ़िया है, आज उसमें डिक्लाइन आ गया है, लेकिन हर बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है। उस पर एक पूरी मूवी बन गई, 3 इडियट्स। नीट को भी देखे, शायद जितनी भी ऐसी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे सर, कितना वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ये स्टूडेंट। हर्ड मेंटेलिटी, ये है भेड़ चाल। और इससे हटकर जो करना चाहेगा करेगा, मुझे लगता है सफल वही होगा। वही है लॉयन मेंटेलिटी वाला, और वही है जो दुनिया को मार्गदर्शन देगा, वही है जो दुनिया पर राज करेगा। मुझे लगता है यही चीज़ें हैं जो हमको आज भी जाननी है, जो 100 साल 200 साल पहले भी जानी जा रही थी। हाँ, मतलब सर मेरे ध्यान में कभी नहीं आता है कि मुझे पापा ने बोला हो कि तुझे यही बनना है, हाँ, या तुझे इसी कोर्स में एडमिशन लेना है। इसीलिए आज आपको दुनिया देख रही है। मतलब ये सीधी सी बात है, ट्रुथ यही है, reason है, और यही शायद reason है। इसलिए हम वो बन पाए जो एक्चुअली हमें बनना था, या जो हमारी डेस्टिनी थी। हाँ, आज भटकते अगर- भटकते ही सही मंजिल तक पहुंचे तो सही। अदरवाइज नहीं तो हम भी किसी एक वो जॉब कर रहे होते, हाँ, जो हाँ, वो एजुकेशन पे बेस्ड होती, एग्जैक्टली। ना कि हमारे एक्सपीरियंस या हमारे पैशन पे बेस्ड होती। हाँ, तो सर डिलेमा तो है, प्रॉब्लम भी है। ठीक है, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो तो उस स्ट्रीम में आ चुके हैं, लेकिन बहुत से बच्चे अभी स्कूल से कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से उनको क्या मास्टर्स करना के लिए चाहिए? जाएंगे, वो कैसे इस डिलेमा को सॉर्ट आउट करें? या इसका बढ़िया आंसर मेरे पास में। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जितने लोग आपसे कनेक्टेड हैं, जो इनको देख रहे हैं, उनके लिए कमाल हो सकता है ये मैसेज कि 3 इडियट्स के बाद एक नए तरह का चलन हुआ। चलन ये हुआ कि बच्चा क्या बनेगा ये बच्चा डिसाइड करे, ऐसी वाली बात आ गई। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी मूर्खता है। ओके, अगर आप किसी बच्चे से कहो तुमको जो करना है वो करो, समझदार बच्चा क्लास में बैठ के पढ़ाई नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास एक एनिमल इंस्टिंक्ट है। समझदार बच्चा बाहर जाएगा, धूप में निकलेगा, घटाओं में नहा कर देखेगा, जीवन क्या है वो किताबों को हटा कर देखेगा। रिपीट कर देता हूँ वापस, धूप में निकलेगा, घटाओं में नहा कर देखेगा, जीवन क्या है वो किताबों को हटा कर देखेगा, अपने अनुभव से जीना चाहेगा वो। तो बच्चा क्या बनेगा वो डिसाइड कर ले। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका काम में मन नहीं लग रहा हो, एक बड़े अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन ने बात कही, तो आपको लगता है आप किसी बढ़िया काम के लिए बने हो। नहीं, ऐसा नहीं ज़रूरी, हो सकता है आप कामचोर हो। पता करने की ज़रूरत है कि आपका काम में मन क्यों नहीं लग रहा। ओके। तो एक तो थॉट ये आया कि 3 इडियट्स के बाद कि बच्चा डिसाइड करेगा उसे क्या करना है। उसके पहले क्या था, माँ बाप डिसाइड करेंगे उसके क्या करना है। वो भी अधूरा सच है, ये भी अधूरा सच है। मुझे समझ में आता है कि क्या बच्चा बनेगा, क्या करेगा, उसके लिए 3 लोगों को बैठना चाहिए। एक माता पिता, एक वो बच्चा, और एक वो व्यक्ति जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है।
ओके। इनकी चर्चा से निकल कर आना चाहिए कि बच्चे को आगे क्या करना है। फिर बहुत बड़े शहरों में जैसे हमारा इंदौर है, मुंबई है, दिल्ली है, भोपाल है, ऐसी जगह पर में करियर एनालिस्ट बैठते हैं आज की डेट में। आप उनके पास जाइए तो वो लिख कर दे देंगे आपका बच्चा क्या बन सकता है और क्या नहीं बन सकता। मुझे लगता है ये भी एक मूर्खता है। सर इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू कैरियर काउंसलिंग? और हाँ, ये काइंड ऑफ करियर काउंसलिंग है जिसमें वो एक चार्ट बनाकर दे देते हैं बच्चे की हॉबी, हैबिट्स, उसकी पर्सनालिटी, उसके एकेडमिक मार्क्स से निकाल कर वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ओके। मेरी समझ ये कहती है कि हर बच्चा, हूसोएवर इट में भी, हर इंसान के पास अपार क्षमताएं हैं। बिल्कुल। क्योंकि हमारे उपनिषद ही कहते हैं कि वो श्वेत केतु ने जाकर उद्दालक से पूछा कि तुम कौन हो। उद्दालक उसके गुरु हैं, वो कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। फिर वो पूछता है मैं कौन हूँ, कहते हैं तत्वमसि, तू भी ब्रह्म है। जो स्वयं ब्रह्म का अंश है वो लिमिटेड कैसे होगा? अनलिमिटेड है वो। अनलिमिटेड है, हर किसी की क्षमता अनलिमिटेड है। वो पैदा अनलिमिटेड कैपेसिटीज़ के साथ हुआ है। मेरा ऐसा मानना नहीं, ऐसा मेरा जानना है। फिर हमको क्या जानना चाहिए? हमको एक ही चीज़ जानना चाहिए, इस बच्चे की रुचि किस तरफ है, ओके। उसका इंटरेस्ट किधर है। अगर उसका इंटरेस्ट जिधर है उस दिशा में अगर उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन दिया जाए, एक तो इंटरेस्ट उसका होना चाहिए, दूसरा स्किल होनी चाहिए। जैसे कई लोगों का इंटरेस्ट है क्रिकेट खेलना, क्यों है? क्योंकि विराट कोहली को देख लिया, उसके 791 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में। नहीं, ये तरीका नहीं है। क्या आपके पास क्रिकेट की स्किल है, क्या समझ है और इंटरेस्ट है, अब आपको उधर बढ़ना चाहिए। आज की डेट में प्रॉब्लम ये हो गया है कि लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मतलब वो वर्चुअल वर्ल्ड से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं। हाँ, 791 मिलियन फॉलोअर्स कैसे बने हैं आप वो भी तो देखो, कितने घंटे वो प्रैक्टिस कर रहा था वो भी तो देखो। क्योंकि हम सबको आउटकम चाहिए। कहा जाता है कि हर कोई चाहता है आज के समय बड़े जोश में कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस में। हमारे घर में कौन चाहिए? हमको विराट कोहली। हमारे घर में कौन चाहिए? टाटा। हमारे घर में कौन चाहिए? बिड़ला। नहीं, इनको भी देखिए, इनके जीवन में भी कितनी तरह की रुकावटें आई होंगी, कितनी मेहनत इनको करनी पड़ी होगी, आज भी कितना ये कर रहे हैं, इनको हमको देखने की। मैं सर कभी कभी सोचता हूँ, जैसे आज मैं बहुत सारी कम्युनिटीज़ का भी पार्ट हूँ, और स्टार्टअप कम्युनिटी, एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी। हाँ, तो मेरे मन में एक ही थॉट आता है कि शायद उस ज़माने में सोशल मीडिया ना रहा होगा, इस कारण टाटास बन पाए, अंबानीज बन पाए, अडानीज बन पाए, क्योंकि वो अपना सारा टाइम काम में देते थे, काम में लगा रहे थे। लेकिन डिस्ट्रैक्शन फिर वो इतनी है कि हर किसी को पहले दिखना है, पहले करना नहीं है, पहले दिखना है। तो ये जो मेंटालिटी अब आ रही है, ये कहीं ना कहीं उनकी ग्रोथ तो रोक रही है। जैसे मैं अपनी बताऊं तो पिछले शायद 6 महीने या साल भर से, जब से ये पॉडकास्ट और ये हम लोग एक ऐप लॉन्च की, उसके मिशन पे लगे, मतलब मैंने अपने आप को सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। मतलब मैं किसी इवेंट में नहीं जाता जी, मैं किसी कम्युनिटी फंक्शंस में नहीं जाता, इवन मैं अपने फैमिली फंक्शंस में भी नहीं जाता। बहुत जगह जहाँ ज़रूरी है वहीं जाता हूँ, क्योंकि शायद वो जो आप फोकस वाली कमी बता रहे थे कि वो 9 सेकेंड तक आ गया है। तो जब कुछ आपको बनाना है तो सर उसमें डिस्ट्रैक्शन तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। Exactly. और ये लोग एक्सेप्ट करने को नहीं तैयार है। हाँ, सही बात है। किसी भी चीज़ की शुरुआत तो सेल्फ एनालिसिस से होगी। जैसे मैं क्लास में बच्चों को ये सिखाता हूँ, पढ़ाता हूँ जब भी, कि उनकी सिटिंग कैपेसिटी पहले तो बढ़नी चाहिए। लोगों के पास सिटिंग कैपेसिटी नहीं है। मतलब जैसे इंदौर से भोपाल भी जाना है तो 3 जगह रुकना है। एक जगह चाय पीने, एक जगह वॉशरूम जाने, एक जगह पानी पीने। मतलब आप 3 घंटे लगातार लग्जरी कार में नहीं बैठ पा रहे हो। बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं उनको कम से कम 6 से 8 घंटे बैठने की प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ। Okay. और मैं कहता हूँ ये 8 घंटे फोकस चाहिए। अगर सोचिए कोई 6 घंटे, 8 घंटे, 4 घंटे फोकस के साथ बैठ जाए। फोकस का मतलब है कि आप 200 से 250 पन्नों की किताब 3 से 3.5 घंटे में पढ़ सकते हो। ओके। और 250 पन्नों की किताब अगर आपने 3 घंटे में पढ़ लिया और उसका 60% भी अगर आपके पास में है, कमाल हो जाता है, कमाल। और ये बड़ा आसान है। मैंने देखा है कि लोग साल भर में एक किताब नहीं पढ़ पाते। और मैं कह रहा हूँ 1 सिटिंग लर्निंग। मैंने पहले किताब जो एक सिटिंग में पढ़ी थी वो थी मार्केटिंग और सेल्स से रिलेटेड। फ्रैंक फैडगर उसके कुछ ऑथर हैं, मैं एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ उनका, अभी ही भूल गया, दिमाग में था जब बोलना शुरू किया था। और बुक का नाम है यू कैन सेल। अमेरिकन ऑथर हैं और यू कैन सेल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैंने वो किताब 1 सिटिंग में, पहली किताब मेरी पढ़ी, 2-2.25 घंटे मैंने किताब खत्म कर डाली। और जब फिनिश हुआ तो मुझे लगा ये भी किया जा सकता है क्या, इज़ दिस पॉसिबल। और उसके बाद कमाल है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम किताब एक सिटिंग में पढ़ लूँ। ओके। तो ये तो रही सर हमारे उस ऑडियंस की बात जिनसे आप डेली कनेक्टेड होते हैं और वो आपको एमजे सर कहते हैं। तो सर वो क्या वो मूल मंत्र होगा बच्चों के लिए जी आगे बढ़ने का? मूल मंत्र बस इतना है कि पहले तो अपना फोकस टाइम, सेल्फ एनालिसिस ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं कि आप बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले तो डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखिए। वो आपका मोबाइल हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो सकता है वो आपके लिए यूज़फुल हो, डिपेंड करता है आपका माइंड कैसे काम कर रहा है।
और फिर सबसे पहले नोट डाउन कीजिए आपका फोकस टाइम कितना है। आप 9 सेकंड में आ रहे हैं, 9 मिनट में आ रहे हैं, 90 सेकंड में आ रहे हैं या 90 मिनट्स में आ रहे हैं। हो सकता है किसी का फोकस माइंड पहले से ही बढ़िया हो। अगर किसी का माइंडसेट पहले से 10 मिनट का फोकस का है, अब एक ही काम करना है। हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो एक तरीके से काम करता है, मैं आपको बताऊं, उसे कहा जाता है सिस्टमैटिकली ग्रेजुअली ग्रोइंग। सिस्टमैटिक ग्रेजुअल ग्रोइंग क्या होती है मैं आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपकी सिटिंग कैपेसिटी 10 मिनट की है, आप कल उसे 11 मिनट बढ़ा पाएंगे, पॉसिबल है। 11 से वो 12 मिनट जाएगा, पॉसिबल है। 12 से वो 13 मिनट होगा, पॉसिबल है। करते करते वो कब 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है? जैसे एक इंसान आज सुबह 9 बजे सोकर उठता है, उसकी हैबिट है, वो कल अलार्म लगा लेता है 5 बजे उठने का, इम्पॉसिबल है वो उठ पाएगा। वो न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो हम बनाते हैं कि कल से ये करूँगा, या तो वो अलार्म बंद कर देगा या घड़ी तोड़ देने वाला है। उसको करना चाहिए कि 9:10 पहले उठे, 5 मिनट ग्रेजुअली बढ़े, ग्रेजुअली सिस्टमेटिकली ग्रो करेगा वो। 5 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 5 मिनट के पहले करते करते शायद महीने 1.5 महीने में वो समय आ जाएगा जब 5 बजे खुद उसकी नींद अपने आप खुलेगी, उसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके लिए एक दूसरा तरीका और करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज प्रिपरेशन। मतलब अगर सुबह उसको 5 बजे उठना है तो रात को उसको 9 बजे सोना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी की अपनी डिमांड है 5-7 घंटे की नींद की। तो जो भी स्टूडेंट कुछ करना चाह रहे हैं लाइफ में, उनको सिस्टमेटिकली ग्रेजुअली ग्रो करने के लिए प्लान बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने पॉडकास्ट सुना और कल से आप सुबह 5 बजे उठोगे, 8 घंटे बैठ के पढ़ने लगोगे। ये करना तो टॉर्चर है। तो सिस्टमेटिकली ग्रो करना ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी प्लानिंग बनाइए और प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। सो स्टूडेंट जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है आपके लिए, तो आप तो इसको फॉलो करेंगे और आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये मंत्र ज़रूर शेयर करिएगा। हाँ, बहुत ज़रूरी है ये। सर, अब स्टूडेंट से आगे हम बढ़ते हैं क्रिएटर्स पे, जिस कम्युनिटी को हम भी बिलोंग करते हैं। जी। जैसा हमारा ऊपर डिस्कशन चल रहा था कि क्रिएटर्स अपने आप में कोई एक कहेंगे एजुकेशन नहीं है। हाँ जी। ये पैशन है, जुनून। मतलब इसकी कोई कह सकते हैं ना क्लासेस नहीं होती, ये अपने अंदर से आता है। ये हाँ। मतलब आपका कॉल है कि यार मुझे ये करना है। जैसे हाँ। 2 महीने पहले तक हाँ। मैं भी सीट के बारे में सोचता नहीं था, लेकिन जब ऐसी चीज़ें हुई, देखा, और इंदौर टॉक को अगर बड़ा बनाना है तो उसको अब ऐसा एक स्ट्रॉन्ग पिलर चाहिए जो उसको रिप्रेजेंट कर पाए। एग्जैक्टली। और वो जुनून, जैसी आपने बात कही कि जुनून होना चाहिए कि भाई ये ब्रांड है, इसको मैंने मतलब एक बच्चा है ये, इसको हमें बड़ा करना है। तो बस वही थॉट को लेके हम लोग, पर्टिकुलरली मैं इस फील्ड में आया कि चलिए करते हैं बातें, शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो लेकिन हर चीज़ का सर एक रियलाइजेशन होता है, उसके बिना हम कुछ शुरू कर नहीं पाते। करेक्ट। मेरा रियलाइजेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका वो क्या रियलाइजेशन रहा कि यार ब्लॉग के वीडियो बनाते हैं या यूट्यूब पे आते हैं, मतलब क्या वो स्पार्क रही थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जीवन में कई सारी अच्छी बुरी चीज़ें घटती रहती हैं, और जो समझदार लोग होते हैं या जो समझदार बनने की राह पर होते हैं, मुझे लगता है वो हर डार्क क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग ढूंढ लेते हैं। ओके। जब कठिन समय आएगा तब आप एक सकारात्मक चीज़ को ढूंढ लोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एक साथ, और यूट्यूब तो हम लगातार देख ही रहे थे, फेसबुक पर हम थे ही। लेकिन जब यूट्यूब पर लगा कि जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, लेकिन किसी कारण से वो नहीं इंदौर शहर में रुक पाते, क्योंकि हम इंदौर में ही थे उस समय। वो कारण क्या होते हैं? पहला, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, आपको शहर में आके रुकने में पैसे चाहिए। कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जिनको घर से निकलने ही नहीं दिया जाता, वो बाहर आके नहीं पढ़ सकते। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट कर लिया और कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो प्रैक्टिस छोड़ के नहीं आ सकता। कुछ ऐसे लोग हैं जो मम्मी पापा को उनके बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, वो नहीं आ सकते। तो हर किसी को क्लासरूम में आकर पढ़ना आसान नहीं है। तो ये बात जब समझ में आई तो मुझे लगा कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए जहाँ पर मैं जो कुछ हमें पता है उस बात को यूट्यूब पर करके डाल देते हैं, और कुछ लोगों तक पहुँचेगा, 2 लोगों का भी भला हो जाए तो जीवन आसान हो जाएगा। शुरुआत में मैंने रिकॉर्डिंग घर से ही स्टार्ट की। अगर आप मेरे शुरुआती वीडियोस देखें तो उसमें ऑडियो हैं। घर में जब सब सो जाते थे तो रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे मैंने ऑडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं और उनको यूट्यूब पर खुद ही अपलोड करता था, क्योंकि वीडियो बनाने के बारे में तब तक सोचा नहीं कि वीडियो भी बनाकर डाला जाए या किया जाए। फिर शुरुआती दौर में एक व्यक्ति हैं अविनाश, वो मुझसे जुड़े, जिन्होंने कहा कि हम इसके वीडियो लेक्चर बनाकर डाल सकते हैं। फिर हमने वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर एक वीडियो बनाया, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये है, आज भी स्ट्रेस की समस्या भारत में बढ़ती हुई बहुत समस्या है। अगर हम झुर्रियों की बात करें, अगर हम बाल झड़ने की बारे में बात करें,
अगर हम स्किन पिगमेंटेशन की बारे में बात करें, जिन सब का मार्केट बहुत बड़ा है, इनके बड़ा बेस में है स्ट्रेस है। इसके बेस में स्ट्रेस है जिस पर लोग जा नहीं रहे। तो वो अविनाश नाम का एक लड़का था, वो नागपुर का रहने वाला था, उसके साथ हमने बैठकर एक वीडियो बनाया। उस वीडियो को हमने डीवीडी के माध्यम से बना करके मार्केट में उनकी टीम ने सेल किया। तो मेरा पहला डीवीडी कोर्स ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट मार्केट में बिका। लेकिन डीवीडी इतनी जल्दी आई और इतनी जल्दी चली गई, शायद बहुत लोगों ने डीवीडी को बहुत ठीक से देखा भी नहीं होगा, आया और चला गया, टाइम फ्रेम बहुत कम था। तो जैसे ही डीवीडी गायब हुई मार्केट से, तो वो बेचने का आसान नहीं रह गया। पेन ड्राइव में बेचना आसान इसलिए था, कॉपी होना बहुत आसान था। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस वीडियो को हम कहाँ डालते हैं, यूट्यूब पे। उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया। फिर आपकी टीम से जुड़ना हुआ, अतुल भैया से जुड़ना हुआ, और फिर कारवां बनता चला गया। एक ही चीज़ जो मोटिवेट करने वाली है वो ये कि कहीं से अगर कोई, जैसे एग्जाम्पल तो मैं आपको लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था, ऐसे लोग मिलते हैं जो जिनका कॉल आता है और वो बताते हैं कि सर हम इस एग्ज़ाम में पास हो गए और आपके इस वीडियो को देखकर हमने ये तैयारी करी थी। और हम ऐसे परिवार से आते हैं जिनके पास में ना तो बुक खरीदने को पैसा है, ना कोचिंग जाने को पैसा है, तो लगता है कि यार जीवन सफल हो गया। एंड दैट वाज द वेरी मोटिवेशनल पॉइंट। जब ऐसे कोई बच्चे जीवन में सफल होते जाते हैं, वो मोटिवेशन बढ़ता चला जाता है। शायद सर इसीलिए कहा जाता है कि आपके पास जो चीज़ है वो बांटने से बढ़ेगी। ऑलवेज आपने आपका नॉलेज वीडियोस के माध्यम से बांटा जी, लेकिन उसी कारण शायद आपको वो रिकग्निशन मिला जो शायद एक बड़े क्रिएटर्स को भी इंदौर में मिल पाना मुश्किल है। उसके लिए एक बात मैं करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं, आज की डेट में जो कोई भी ये काम शुरू कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं किसी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया, पहला क्वेश्चन ये होता है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। पहला क्वेश्चन ये होता है। और मेरे मन में ये क्वेश्चन कभी नहीं था। बिल्कुल, मतलब वो कब 50,000 कब, मुझे तो याद आता है कि जब 6 या 8 महीने के अंदर ही हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। मैं तो अतुल भैया ही मुझे बताते थे आपके सब्सक्राइबर इतने हो गए हैं, ये ऐसा हो गया है, मुझे उनसे ही बात होती थी, मैं तो जाके चेक भी नहीं करता था। और एक रोज़ वो मेरे ऑफिस में बैठे थे और मैंने कहा कि यार बातों बातों में मैंने बताया कि यूट्यूब फैन फेस्ट का इन्विटेशन आया है, मुझे जाना चाहिए क्या? और उन्होंने कहा जाना चाहिए, लोग जाने के लिए मरते हैं वहाँ। हर किसी के पास आता नहीं है सर। उन्होंने बताया हर किसी के पास आता नहीं है। और मैं 2019 में हैदराबाद यूट्यूब फैन फेस्ट में होकर आया। ओके। सो मतलब मेरी सब्सक्राइबर पर नज़र नहीं थी, और ये बात लंबे समय से लोग समझा रहे हैं। फिर मैं कबीर को कोट करता हूँ, कबीर कहते हैं फल कारण सेवा करे, करे न मन से काम, कहे कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। आप चौगुना दाम मतलब आपने एक वीडियो बनाया और आप चाह रहे मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर मिल जाएं, ये सोच गलत है। नेकी कर, पुराने समय में बात थी, दरिया में डाल। मैं कहता हूँ आज की डेट में डू गुड, नेकी करो और सोशल मीडिया पे डाल। अच्छा कंटेंट है, बना के यूट्यूब पे डाल दो, गिनो मत कि कितने सब्सक्राइबर हुए। और सबसे खराब बात क्या है पता है, जब आप दूसरे के सब्सक्राइबर गिनते हो। बिल्कुल कंपैरिजन हो रहा है, वो आप अपने आप को ही कंपेयर कर रहे हो दूसरे। हाँ, जैसे मान लेते हैं आज हमने एक पॉडकास्ट बनाया, इसको हमने अपलोड कर दिया। वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन कंटेंट। क्या हम अच्छी बात कर रहे हैं, क्या हम वो बात कर रहे हैं जो लोगों तक जाना चाहिए, क्या लोगों को लर्निंग मिलेगी, या आपकी टीम देख सकती है कि एडिटिंग प्रॉपर हुई है। लेकिन अगर आप और हम, हो सकता है टीम में आपका एक सेल्स या मार्केटिंग का बंदा हो, एक ग्रोथ मैनेजर हो, उसका काम है वो जाकर देखे कितने सब्सक्राइबर हुए, क्या उसका काम है वो। लेकिन आप और अगर हम गिनने लग गए कितने व्यूज़ आए, कितने अच्छे कमेंट आए, हम समय खराब कर रहे हैं। वो समय हम कंटेंट बनाने में दे सकते हैं और अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। मतलब इस बात के लिए सर मैं कहना चाहूँगा कि मतलब इंदौर टॉक शुरू से क्वालिटी पे काम करता है। एग्जैक्टली, मुझे पता है, स्टैंडर्ड्स पे काम करता है। हम कभी भी नंबर के पीछे भागे ही नहीं, इसीलिए हमारी जम रही है और ना हम कभी भागेंगे। ये पॉडकास्ट भी शुरू इसलिए करना था कि मैं चाहता हूँ कि इंदौर में बहुत लोग ऐसे जैसे आप हैं और भी लोग हैं जी, उनके अंदर जो विचार हैं या उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, वो लोगों तक पहुँचे। ग्रेट। मैं कह रहा हूँ ये हर किसी की सोच होनी चाहिए। मतलब जो कोई भी कोई काम कर रहा है उसकी सोच यही होनी चाहिए कि वो बेहतर करता जाए। और देखिए आउटकम, मतलब मुझे लगता है पैसा, नाम, ये सब आउटकम है। कहा भी है किसी ने कि जन्म मृत्यु, जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, ये 6 चीज़ें मालिक के हाथ में। हमारे हाथ में कर्म करना, हम कर्म करते हैं, फल मालिक देगा, और अच्छा कर्म होगा तो फल अच्छा ही होगा। कहा शायद इसीलिए अभी जो हमारा पहला पॉडकास्ट हुआ था जो अहिल्या जी पे हम लोगों ने माला भाभी के साथ किया था, उसमें मेरा फोकस भी यही रहा था कि उस ज़माने में तो ऐसा कुछ मीडिया और सोशल मीडिया तो होता नहीं था, लेकिन माँ साहब ने काम ही तो किए थे। हाँ जी, जो आज तक याद हैं। Exactly. और वो काम ही याद हैं, इसलिए माँ साहब याद हैं। और हमको नहीं याद है, पूरी दुनिया को याद है। बड़ी बात ये है। और एक रियल एग्जाम्पल मेरे साथ भी है कि सनिल, उसको हम बहुत याद रखते हैं, क्योंकि वो जो बहुत लोगों को नहीं पता कि उस टाइम उसने इंदौर टॉक के लिए जो किया है, या जो काम किए हैं, वन मैन आर्मी जी,
वो काम ही तो है जो उसको आज तक जीवंत रखे और आगे भी रखेंगे। एग्जैक्टली, हमारे कर्म Otherwise, हमेशा याद रहते हैं। बीइंग अ पर्सन शायद भूल जाते लोग, बहुत से लोग उसे भूले भी होंगे क्योंकि बात। उनके लिए वो एक व्यक्ति था। लोग नहीं भूल पाएंगे, उसका कारण है ना आप दिख रहे हैं सनील के रूप में। तो सर थॉट बस वही है कि शोकेस करना, इंदौर में बहुत कुछ है। एग्जैक्टली। इंदौर में स्टोरीज हैं, मतलब हमारा हमेशा मोटिव है कि वी वांट टू सेलिब्रेट लोकल। हाँ, ग्लोबल सब कुछ है, नेशनल सब कुछ है, हाँ। लेकिन लोकल को कौन सेलिब्रेट करेगा? इंदौर टॉक कर रहा है, बहुत अच्छे बिल्कुल से सर, कर वो रहा है। करते रहेंगे और बहुत अच्छे आपका से कर रहा है। सपोर्ट उसमें हमेशा Always मिलता there। रहा है। क्रिएटर की जर्नी में सर बहुत सारे लोग अभी आना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते हैं। हालांकि इंदौर में वो ट्रेंड कम है, इन्फ्लुएंसर्स बनने का ज़्यादा ट्रेंड है क्योंकि एक वो शॉर्टकट है। चंद टाइम में आपके जो भी फॉलोअर्स आप जो बता रहे हैं, व्यूज़ वो बढ़ जाते हैं। हाँ, और जब बात आती है क्रिएटर की तो वो एक टफ टास्क है। हाँ। और जहाँ तक मैं भी सजेस्ट करता हूँ लोगों को कि आप क्रिएटर बनो और ऐसे किसी टॉपिक को एक्सप्लोर करो जो अनएक्सप्लोर्ड है। एग्जैक्टली। आज मुझे बहुत सारे क्रिएटर्स की ज़रूरत है, रियल एस्टेट में, हेल्थ में, सोशल अवेयरनेस में, लेकिन नहीं है इंदौर में। तो अब आप एक परफेक्ट क्रिएटर हैं विद अ फॉलोअरशिप ऑफ समवेयर अराउंड 2 मिलियन प्लस ऑन यूट्यूब, और उसके लिए आप ऑक्सफोर्ड तक में रिकॉग्नाइज हुए हैं। और शायद ये आपका काम था कि ऑक्सफोर्ड ने आपको बुलाया। जैसे मैं भी ये मानता हूँ कि लोगों को हमें ढूंढते हुए आना चाहिए जी। हम क्यों किसी को ढूंढने जाएं। जी। तो आपका वो क्या मैसेज होगा बडिंग क्रिएटर्स के लिए जी। जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं? एक ही बात है जो आपने अभी कह दी कि एक सब्जेक्ट चुनिए जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। पहले नंबर पे आएगा इंटरेस्ट, दूसरे नंबर पे आएगा नॉलेज। नॉलेज तो आप थ्रू आउट लाइफ गेन करते रहिए। जिसमें इंटरेस्ट है उसमें कंटेंट बनाइए। कंटेंट ये सोचकर मत बनाइए कि इससे आपको 50 लाख सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, इससे आपको डिमोटिवेशन आएगा। कंटेंट बनाइए क्योंकि आपको लगता है कि इस बात को लोगों को जानना चाहिए। कंटेंट बनाइए क्योंकि आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको पता हैं, औरों को भी पता होनी चाहिए। जैसे आज ही मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, एक बहुत साधारण सी बात है। होता यह है कि लोग सिक्के लेने से मना कर देते हैं कई बार दुकानों में, कहते हैं सिक्के नहीं लेंगे। 50 पैसे का सिक्का तो बेचारा बैन हो गया है ऑटोमेटिकली, गायब भी हो गया है। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011 में लास्ट बार जो सिक्कों का एक लॉ, हमारे पास कानून आया था सिक्का अधिनियम 2011, उसके तहत उन्होंने 50 पैसे से कम वाले सिक्के सारे बंद कर दिए थे। इस कानून में 2-3 धाराएं हैं, मैं बता दूं क्योंकि मौका मिल गया अवेयरनेस का तो मैं अवेयर करता रहूं। अगर आप 50 पैसे के सिक्के में पेमेंट करना चाहते हैं तो 10 रुपए से ज़्यादा का पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। मतलब 50 पैसे के सिक्के, डिनोमिनेशन 50 पैसे का सिक्के का है तो आप मैक्सिमम 10 रुपए का पेमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर दुकान वाला लेने से मना कर सकता है। अगर आप कंप्लीट 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए इन सिक्कों में 50 पैसे के सिक्के इनमें पेमेंट करना चाहते हैं तो टोटल पेमेंट आप कर पाएंगे 1000 रुपए का। सिर्फ सिक्के में आप 1000 रुपए से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकते। और कोई भी दुकानदार सिक्का लेने से मना भी नहीं कर सकता। अगर वो मना करता है तो ये अधिनियम उस काम को पनिशेबल बनाता है। 144040 ये नंबर है, आरबीआई का टोल फ्री नंबर है, जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं कि फलां दुकानदार, फलां व्यक्ति सिक्का लेने से मना कर रहा है। कितनी आसान सी बात है, लेकिन लोग नहीं जानते। मुझे लगा लोगों को बताना चाहिए, मैं इसके लिए अवेयरनेस फैला रहा हूँ। और मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि मुझे इसमें लाखों व्यूज़ मिल जाएं, मुझे लगा कि ये बात लोगों को जानना चाहिए। अब इसमें व्यूज आ जाएं, लोगों के प्रेम भरे कमेंट आ जाएं, ये मालिक की कृपा है, ये आउटकम है, मैं उसके लिए धन्यवाद बोलूंगा। उसके लिए कुल मिला के सर जो मैं समझ पाया कि कर्म को प्रधान विश्व रचि राखा, करते रहिए काम। और वो जो रिजल्ट है आज नहीं कल, क्योंकि वो जो रिजल्ट मिलेगा वो ठोस होगा। एग्जैक्टली ये बात क्रिएटर को क्या करना चाहिए कृष्ण बता गए। उन्होंने कहा जो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्वनि कर्मणि। वो कहते हैं कर्म कर, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में तेरा अधिकार नहीं, उसमें दिमाग मत लगा। दिस इज ऑल अबाउट द मैसेज टू द कंटेंट क्रिएटर्स। तो सर अब जब बात कर्म की आ ही गई है तो आजकल का वो जो दौर है जी, उसमें कर्म करने से हर कोई पीछे हट रहा है। हाँ। चाहे वो ट्रैफिक के रूल्स मानने में हो, वो भी एक कर्म है। ठीक है। चाहे अपने लिए कुछ काम करने में, हाँ। चाहे सोसाइटी को कुछ देने में, या किसी जॉब में है तो वहाँ सिंसियरली प्रोडक्टिवली काम करने में, वो हर टाइप की जो चीज़ है ये कर्म है। हाँ जी। अब इस कर्म को करने के लिए लग रहा है ढेर सारा आजकल मोटिवेशन, इसलिए शायद मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा खजाना इंटरनेट पे भी है। कई स्पिरिचुअल गुरु भी हैं, किताबें, लेकिन उसके बाद भी लोग मोटिवेटेड ही नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन आपके हिसाब से क्या है कि वो सेल्फ मोटिवेशन होता है, हाँ,
या कोई हमें आके बोलेगा नहीं तू ये कर सकता है, हाँ। ये तुझे करना चाहिए, हाँ। तो वो मोटिवेशन होता है। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इंटेंसिव बायर। हम जब सेल्स की बात करते हैं, दो तरह के बायर्स की बात करते हैं, खरीदार। एक होते हैं इंटेंसिव बायर, एक होते हैं रेफरल बायर। इंटेंसिव बायर कौन है? जैसे मैंने सोच रखा है कि मुझे ये वाली मूवी आएगी तो देखना है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्रिटिक्स उस बारे में क्या बोल रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, मुझे देखना है तो मुझे देखना है। आई एम इंटेंसिव बायर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं रेफरल बायर। मैं आकर बताऊंगा यार कमाल फिल्म देखी, आपको देखना चाहिए, तो वो देखेंगे, तो करेंगे वो। तो दो तरह के लोग हैं। एक जो सेल्फ मोटिवेटेड है कि जैसे आपने मुझे कॉल लगाया, कल ही हमारी बात हुई कि हमको एक पॉडकास्ट रिलीज़ करना है। मैंने सोचा कि यार ये बढ़िया मौका है कि आपसे बात करने का मौका मिलेगा। मैंने बताया इट इज़ लाइक बीइंग एट होम, और मैं भी जब कभी आप में से किसी को कॉल लगाता हूँ तो आप हमेशा उपलब्ध रहते हो। इट इज़ नॉट अबाउट गिव एंड टेक, इट इज़ अबाउट लव, कि आपने मुझे प्रेम बताया तो मैं भी तो प्रेम प्रदर्शित करूँ। बिल्कुल। तो सेल्फ मोटिवेशन, आपको वापस कॉल भी ना करना पड़े कि आप कितने बजे आ रहे हो। इट इज़ ऑल अबाउट सेल्फ मोटिवेशन कि मैं कॉल करके कहूँ मैं इतने बजे आ रहा हूँ। सुबह आपका मैसेज आया और मेरा मैसेज आया, इतने बजे फॉलो अप कॉल कुछ भी नहीं था। इट इज सेल्फ मोटिवेशन। लेकिन दुनिया में सेल्फ मोटिवेटेड लोगों की कमी है। मैक्सिमम लोग वो हैं जिनको मोटिवेशन देना पड़ता है, जिनको रिमाइंड करवाना पड़ता है। और मज़े की बात यह है कि दोनों में से अच्छा बुरा कोई नहीं है। दोनों लोग दुनिया में इस तरह के लोग हैं। जैसे लंका पार जाना था, पता लगाना था माता सीता कहाँ हैं, दो लोग थे। एक थे अंगद। अंगद ने कहा मैं जाऊँगा। जामवंत कहते हैं तुम जाओगे तो सही, वापस कैसे आ पाओगे, मुझे इस बारे में शक है। और एक किनारे बैठे गुमसुम से चुपचाप नीचे देख रहे थे हनुमान। तो जामवन उनके पास जाके कहते हैं कि कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हो ये तात तुम पाही। वो कौन सा दुनिया में काम है जो तुम नहीं कर सकते। और जैसे ही कहा कि राम काज लगी तव अवतारा, तुरत भयउ पर्वताकारा। पर्वत के आकार हो गए। कैसा आकार? कनक भूधरा आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। 3 शब्दों ने मोटिवेट कर दिया। एक कहा तुम्हारा जन्म काहे के लिए हुआ है? राम काज करने के लिए। और कहते हैं कि कनक समान इतना बड़ा विशालकाय शरीर हो गया और लंका लांघने के लिए तैयार हो गए। तो कई बार जामवंत चाहिए हनुमान के लिए, तो वो हनुमान होते हैं। तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन की ज़रूरत दिखाई पड़ रहा है कि बाहर से भी होती है। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन काम करेगा। तो मोटिवेशन जहाँ से मिल जाए मुझे लगता है वहाँ से लेना चाहिए, वहाँ से मोटिवेट होना चाहिए। मुझे अभी एक मोटिवेशन मिला कि मुझे आपकी ये जो वोकैब है या आपके अंदर जो पूरा कंटेंट मतलब फीडेड है, कह सकते हैं कि फीडेड है। आपको शायद ज़्यादा याद भी नहीं रखना होता होगा, क्योंकि मुझे तो अब ये जर्नी शुरू हुई है तो बहुत सारी चीज़ें याद रखना होंगी। कैसे करते जाइए, होता चला जाएगा। कैसे किसी चीज़ को विजुलाइज करके भाव आए और कैसे एक हम बहुत अच्छी शब्द आए। एक बच्ची कहावत दे देता हूँ यहाँ से, आपके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। कहा है किसी ने कि जब पहाड़ चढ़ने का समय होता है तो ईश्वर पैरों में ताकत दे देता है। अगर आप पॉडकास्ट में आ रहे हो, चीज़ें अपने आप याद आने लगेंगी। नहीं सर, आ रही हैं। आज सुबह मैं जब घर से निकला था तो मतलब मैं गोयल विहार रहता हूँ, खजाना मंदिर के पास, और वो रास्ता मेरे लिए पहले बहुत ईजी था लेकिन अब बड़ा टफ हो गया है रोज़ क्रॉस करना। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ हॉस्पिटल है, एक तरफ मुक्ति धाम है, जहाँ पर हमने वो पार्ट देखा तो शायद नहीं होना था हमारी लाइफ में। तो मैं वही सोच रहा था कि इस पे क्या लिखूं। तो मैंने लिखा कि एक तरफ जीवन है, एक तरफ मुक्ति है। मतलब मुक्ति धाम है और एक तरफ जहाँ पर जीवन है। ठीक है, हम उस जीवन को नहीं बचा पाए, लेकिन उसे वो जो मुक्ति मिली है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं डेली। तो जो लिखने वाली चीज़ है वो आपको जब भी कुछ लिखना होता है मैं आपके थॉट दिमाग में रख लेता हूँ कि अगर सर होते तो क्या लिखते हो उस चीज़ को। बहुत शुक्रिया। तो बस वो सर विचार आते जा रहे हैं। आपने एक बार बोला था कि अगर विचार आ रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये इनको लिखते चलो, लिखते जाइए। तो मैं नोट्स बनाता रहता हूँ और लिखना मतलब लिखना शुरू कर दिया है। हाँ, तो ये वही सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है जी। अब सर चूँकि आप स्कॉलर भी हैं, अभी मुझे अभी भी पता पड़ा कि आपने एक और पीएचडी की है। हाँ जी, तो कल ही पीएचडी पूरी हुई है। तो क्या वो सब्जेक्ट और ये मोटिवेशन कहाँ से आता है कि पीएचडी के बाद भी पीएचडी लगातार करते रहें? देखिए, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आया और आकर पूछता है कि युवा कौन है और बुजुर्ग वृद्ध कौन है। जैसे कई बार हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, स्टूडेंट हॉबी में लिख कर आते हैं बुजुर्गों से बात करना। मैं छूटते ही पूछता हूँ कि तुम्हारी नज़र में बुजुर्ग कौन है? तो वो कहते हैं वो जो 60 साल से ऊपर के हैं। तो फिर मैं पूछता हूँ तुमको शक्ल देख के कैसे पता चला वो 60 साल का है? क्या आधार कार्ड मांगते हो? और जिस आदमी की उम्र अभी 59 ईयर्स 9 मंथ्स या 11 मंथ्स हुआ है उसमें क्या खराबी है? 1 महीने में क्या बदल जाएगा?
तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो इसका आंसर बुद्ध देते हैं। बुद्ध कहते हैं जिसने सीखना बंद कर दिया वो है वृद्ध। अब और चाहे जो- वो 10, 15, 20, 25 साल का क्यों ना हो। हाँ, जिसने सीखना बंद कर दिया वो वृद्ध है, और जो लगातार सीख रहा है वो युवा है। और मुझे लगता है कि युवा बने रहना हमेशा ज़रूरी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। तो मैं कभी भी सोचता हूँ कि मैं टीचर या गुरु बनने की जगह स्टूडेंट रहना पसंद करता हूँ। तो स्टूडेंट रहने के लिए क्या ज़रूरी है? स्टूडेंट आईडी कार्ड मेरे पास अभी तक था। अब 1-2 दिन में किसी नए कोर्स में एनरोल हो जाऊँगा, फिर स्टूडेंट बना रहूँगा। स्टूडेंट बना रहना मुझे बड़ा पसंद है, सीखते रहना, इसलिए मैं कुछ ना कुछ कोर्स करता रहता हूँ। थ्रू आउट माई लाइफ आई एम परस्यूइंग वेरियस काइंड्स ऑफ कोर्सेज। ओके, सो सर एक काफ़ी अच्छा एक इंटरेक्शन डिस्कशन हुआ हमारा, और मैं चाहूँगा ये डिस्कशन हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमने हमारे जो इस पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम ही रखा है द अनडिस्कस्ड, हाँ, जो शायद अभी- डिस्कस नहीं हुआ है। आपने एक बात और पूछी थी, उसका भी आंसर मैं दे दूं। अभी जो हमने रिसर्च किया उसका टॉपिक हमने रखा है, टॉपिक बहुत लंबा है लेकिन मैं नाम बता दूं आपको। टॉपिक है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इन एम्पावरिंग वुमेन इन इंडिया। दिस वाज द रिसर्च टॉपिक ऑफ माइन। महिलाओं के संबंध में जितने कानून बने हैं उनका महिलाओं के सशक्तिकरण में क्या उपयोग है, ये जानने के लिए हमने रिसर्च किया। पिछले 5 साल मैंने लगाए इसमें, 2 NGOs की भी मदद ली इसमें। ओके। 500 महिलाओं को इंदौर और इंदौर के आसपास की हमने इसमें रिसर्च में शामिल किया, जिस महिलाओं में हमने रखा हाउस में हेल्प करने वाली महिलाएं जो घर में काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा ये सब का, होम मेकर्स मतलब महिलाएं जो गृहिणियां हैं, वो महिलाएं जो कामकाजी हैं, और वो महिलाएं जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसी तैयारी कर रही हैं। इन महिलाओं का हमने ग्रुप लिया और इनसे हमने बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे, जिसमें कि कानूनों के बारे में इनके पास क्या अवेयरनेस है, कौन सी महिला का जीवन में क्या स्टेटस है, डाउरी या दहेज के बारे में महिलाएं क्या सोचती हैं। हमने ऐसे क्वेश्चन आंसर लिए और इस 5 साल में इस डेटा को एनालाइज करके हम एक निष्कर्ष तक पहुंचे, जिसके आधार पर मुझे PhD की डिग्री अलॉट हुई है। ओके। और सबसे डरावनी बात हमने क्या पाई इसमें रिसर्च में, मैं आपको बताऊं, जिसके बारे में बात की जानी चाहिए, और वो डरावनी बात ये है कि महिलाओं को उनके लिए जो कानून आया है उसके बारे में जानकारी पता ही नहीं है। जिसमें से एक लाइन मैं बताना चाहता हूं आपके दर्शकों के लिए। हमारा पास डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक कानून लागू हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मेल को कह रहा है दैट योर वाइफ इज नॉट योर सर्वेंट, यू कैन नॉट ऑर्डर हर। ओके। इन ऑर्डर टू कंपेल वर्क, मतलब किसी महिला को आप जबरदस्ती कर रहे हो तुम ये काम करो, ये वायलेंस है और हम इसको जान ही नहीं रहे। अच्छा, कौन सा काम? घरेलू काम नहीं। अगर महिला कोई घर में रहती है उसको कहा जा रहा है बाहर नौकरी कर, वायलेंस है। वायलेंस है। काम करने वाली महिला को बोला जा रहा है काम छोड़ दे, वायलेंस है। महिलाओं को उनके सम्मान के साथ जीने का हक मिलना चाहिए, ये हमारा कानून कह रहा है, जिसके बारे में जानता कोई नहीं। तो ये एरा ऑफ इन्फॉर्मेशन है और इस एरा में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमारी रिसर्च का सार ये है कि अगर जितने कानून बने हुए हैं महिलाएं उन कानूनों को जानेंगी तो उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिसयूज कानून का हटेगा और साथ ही वो एम्पावर भी होंगी। और मुझे लगता है कभी एक पॉडकास्ट हम इस बारे में भी जरूर करें। मेरे पास खूब कुछ कंटेंट है इस बारे में बोलने के लिए। बिल्कुल ज़रूर सर, हम लोग तो चाहेंगे भी कि जो आपके पास नॉलेज है वो आगे लोगों तक भी फॉरवर्ड हो। जी। इस पॉडकास्ट सीरीज़ को शुरू करने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम इंदौर से कनेक्ट करें और कई ऐसी चीज़ें इंदौर में आज चल रही हैं और जिसकी ज़रूरत भी है कि वो सुधरें। सुधरे ना हो तो कम से कम सोचा भी जाए उसके बारे में सुधार के लिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें, शुरुआत तो हो, आप ये शुरुआत तो हो। ट्रैफिक एक बड़ा इशू है, सबसे बड़ा इशू है। अभी हम जो देख रहे हैं जिस एरिया में आप ऑपरेट करते हैं, भंवरकुआ, वो भंवरकुआ जो शिक्षा का क्षेत्र हुआ करता था, आज किन्हीं और कारणों से सुर्खियों में रहता है। जी। मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं हो रही है। जी। हम मटेरियल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ। करेक्ट। तो कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसे मंत्र जो एक कॉमन इंदौरी को अभी से जिस पर थॉट लेना चाहिए या अपनी लाइफ में उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि इंदौर को मैं एक ऐसे शहर के रूप में देखता हूँ, महसूस करता हूँ और जानता हूँ जहाँ आने के बाद कोई भी व्यक्ति बाहर जाना नहीं चाहता। ये एक ऐसा शहर है जो हर किसी को अपना लेता है। बहुत तरह के लोग यहाँ रह रहे हैं और मुझे लगता है कि मैक्सिमम आबादी जो है बाहर से आके बसी हुई आबादी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये, ट्रैफिक को सुधारने के लिए सारे इंदौर वालों को कि भैया ट्रैफिक जो सिग्नल है वहाँ सफ़ेद लाइट नहीं होती और हर इंदौरी सफ़ेद रंग ढूंढ रहा है। ओके। सफ़ेद रंग कौन पहना होता है?
कफन का होता है तो सर। और ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। अगर ट्रैफिक पुलिस है तो लोग रुक रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो लोग निकल जा रहे हैं। अभी मैंने हाल फिलहाल में खबर पढ़ी कि सिटी बस रेड लाइट पे रुकती ही नहीं है। अभी 1-2 रोज़ की खबर है। सिटी बस का मतलब है कि अगर कोई उसकी चपेट में आ गया तो जिंदा नहीं बचने वाला। और वहाँ ढूंढ क्या रहे हैं? सफ़ेद रंग। अगर पुलिस वाले खड़े हैं तो रुकेंगे, नहीं तो नहीं रुकेंगे। वहाँ आप रंग देखिए, लाल पे रुकिए, हरे पर चलिए। अगर इतना ध्यान रख लेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। घर से निकलें, अगर मैं जैसे ही कार में बैठता हूँ, भले मैं सुनसान एरिया में हूँ, कहीं भी, ये सिर्फ माइंडसेट है, हैबिट है वो। मैं बैठते ही कार में पहले सीट बेल्ट लगाता हूं। इट इज ऑल अबाउट हैबिट। और एक बार आप हैबिट बना लें, उसके बाद आपको कोई बोलने आएगा ही नहीं। घर से निकले हैं, 2 व्हीलर में हेलमेट लगा लीजिए। हैबिट हो जाएगी तो बिना हेलमेट के आप चला ही नहीं पाएंगे गाड़ी। यकीन मानिए नहीं चला पाएंगे। आज मुझसे भी नहीं चलती। अगर 1 किलोमीटर भी जाना है तो सीट बेल्ट लग जाता है, ऑटोमेटिकली लगता है। इट इज ऑल अबाउट हैबिट। दिस इज नोन एज पावर ऑफ हैबिट। हमको जो काम करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अपने जीवन के मतलब शायद 25-28 साल तक सुबह ब्रश करने वाले इंसानों में रहा। शाम को मैं ब्रश नहीं करता था। लेकिन मुझे लगता है 10-12 साल से ज़्यादा हो गए होंगे मुझे। शाम को मैं 2 काम करता हूँ बहुत ज़रूरी। एक तो है नहाना और एक है ब्रश करना। ओके। अब ये जीवन का ऐसा हैबिट है जिसके बिना मुझे नींद ही नहीं आएगी। तो इट इज़ ऑल अबाउट हैबिट। तो अच्छी हैबिट बनाने में प्रॉब्लम कहाँ है? बस एक काम करना है। 3 तरह के लोग हैं, फिर बताऊँ मैं। 3 दिन वाले, 7 दिन वाले, 21 दिन वाले। कुछ लोगों की 3 दिन में हैबिट बनती है, कुछ की 7 दिन में बनती है, और गधे से गधे की हैबिट्स 21 दिन में बन जाती है। दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। तो अगर आपको किसी चीज़ की हैबिट बनानी है, 21 दिन करिए, 22वें दिन से अपने आप होगा। तो आप 21 दिन ट्रैफिक का पालन करने के बारे में सोचिए, और यकीन मानिए 22वें दिन वो अपने आप पालन होगा। रेड दिखते ही आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। यकीन तो करिए एक बार। और मन की शांति के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है ऐसा कुछ करना जो आपको अच्छा लगता है करना। एक्चुअली जीवन में इतनी भागदौड़ है कि इंसान अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहा। मैं कई बार कहता भी हूँ कि हर व्यक्ति दूसरे से बात करने में मस्त है। अपना नंबर कभी डायल करके देखिए, आवाज़ आएगा व्यस्त है। तो अपने लिए समय निकालिए। घर में एक कोना रखिए अपने लिए, जहाँ आप अपने साथ 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट बिता सकें। और जब आप अपने साथ हों तो आपके पास ना तो मोबाइल हो, ना कोई किताब हो, ना लोग हों। ये कोई भी समय हो सकता है। ये समय आप अपने कार में निकाल लें, हो सकता है आप अपने गार्डन में निकाल लें। कोई भी एक समय निकालिए जहां वो आपका समय हो, और वहां अपने आप से बात कीजिए, संवाद कीजिए कि जीवन में अभी तक आपने क्या पाया, आगे क्या पाना चाहते हैं, जीवन कहाँ जा रहा है, किसके लिए इतनी दौड़ भाग है, चिंता इतनी किसके लिए है। और यकीन मानिए जब आप अपने आप से बात करने लगेंगे, आप पाएंगे कि दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी हैं। और यहाँ से आएगी मेंटल हेल्थ। मानसिक शांति का संबंध यकीन मानिए बहुत सारी चीज़ों से नहीं है। लोग समझते हैं कि कल पैसा आ जाएगा तो मानसिक शांति आ जाएगी, कुछ समझते हैं कि घर खरीद लेंगे तो आ जाएगी। जब जब आप मटेरियल पे जाएंगे वहाँ से मानसिक शांति बिगड़ती है। मानसिक शांति कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके भीतर है, और उसके लिए आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। आपको सेल्फ को जानना पड़ेगा, स्वयं को। और जीवन में कुछ ऐसे लोगों को आदर्श बनाइए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने मेरे ऑफिस में आए हो तो आपने देखा होगा मेरे ऑफिस में राम जी की मूर्ति लगी है, बुद्ध की फोटो लगी हुई है। जीवन में जब कभी कठिन समय आता है तो मैं सोचता हूँ यार कि एक व्यक्ति के जीवन में समझिए रात में अनाउंसमेंट हो गया है कि कल सुबह राज्याभिषेक होना है, पूरा नगर सजा दिया गया है, आसपास के कई राज्यों के राजा आने वाले हैं, और सुबह पिताजी कह देते हैं जंगल चला जा, वनवास में, और सब कुछ छोड़कर मुस्कुराते हुए जी पिताजी करके वो चला जाता है। वो भी 1-2 साल नहीं, 14 साल। और यहाँ भी वनवास का मतलब ये नहीं है कि वो रिजॉर्ट में जा रहे हैं, वहाँ खाने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं पता। और कमाल ये है कि चेहरे पर शिकन नहीं है। तो किसी के भी जीवन में इससे बड़ी समस्या तो नहीं आ रही है, आज की डेट में नहीं आ रही है। आप फेल हो गए तो क्या हुआ, जंगल तो नहीं जाना 14 साल के लिए। आप एग्जाम में सफल नहीं हो पाए तो क्या हुआ, जंगल तो नहीं जाना 14 साल के लिए। आपका बिजनेस डूब गया तो जंगल तो नहीं जाना 14 साल के लिए। एक शेर याद कर लीजिए, जीवन में हमेशा काम में आएगा। बड़े शायर ने कहा कि लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, लग गई आग मेरे घर में बचा ही क्या है, और जब बच गया मैं तो समझो जला ही क्या है। जला ही क्या। तो सिर सलामत तो सजदे हज़ार। तो सर आपने कॉल वाली बात की कि नंबर डायल करेंगे तो व्यस्त होगा। आज चूँकि हम डिजिटल एरा में हैं, हाँ, और व्हाट्सएप पे एक फीचर है यू को, मतलब हम अपने आप को मैसेज कर सकते हैं। हाँ। तो आप उस पर पाइएगा कि आप जब मैसेज करेंगे तो सबसे तुरंत जो ब्लू टिक आएगा वो आपके मैसेज पे ही आएगा, हाँ। सामने वाले पे कभी नहीं आएगा। हो सकता है वो 1 मिनट क्या बढ़िया बात बात आपने कही, वाह। तो मतलब जो कुछ भी है वो आपके अंदर ही है, आपके मन में है। इससे एक एसेंस अपन लेते हैं कि अगर आपको क्विक रिस्पांस चाहिए तो खुद से बात करिए, अपने आप को मैसेज कीजिए, जो है मन में है और मन से है। एग्जैक्टली।
सर आप आए इस पॉडकास्ट पे, मतलब मेरा एक ड्रीम था कि जब भी पॉडकास्ट सीरीज शुरू करेंगे, मेरी सीक्वेंस मैंने बना ली थी कि बढ़िया। पहला हम अहिल्या मुझे जी पे उम्मीद है कि मैंने करेंगे। आपको निराश नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं सर, काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मतलब वो नई एनर्जी आई कि अब आगे अगर 100, 200, 1000 जितना भी पॉडकास्ट करना है सब कर देंगे। तो वो एनर्जी, बस वो एनर्जी ट्रांसफ़र करना थी आपसे, बढ़िया। क्योंकि इसमें घंटों बोलना पड़ता है ऑलवेज। और आपको जितना पता हो कि मैं बोलता बिल्कुल भी नहीं आप था। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो सर बस यही एक इंटेंशन था कि बातें पहुँचे लोगों तक और हमारा इंदौर ऐसे ही बढ़ता रहे। बढ़िया। एक मैसेज मैं जाते जाते दे दूं। बहुत सारे लोगों को आजकल सोशल मीडिया की बात चल रही है, मैसेजेस की बात चल रही है, ब्लू टिक की बात चल रही है, तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, लोग बात नहीं करते। तो अपने आप पर समय लगाइए, 6-8 महीने के लिए गायब हो जाइए, अपना बेटर सेल्फ तलाश कीजिए और ध्यान रखिए एक बात, जिस दिन आपका समय आएगा ना, वो कहा किसी ने कि बहुत बढ़िया बात कही कि जिनके जवाब आते न थे उनके सलाम आने लगे सर। जिनके जवाब आते न थे, मतलब जो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे वो गुड मॉर्निंग भेजेंगे, जिनके जवाब आते न थे उनके सलाम आने लगे और मेरा वक्त क्या बदला, मेरे नीम के पेड़ पे आम आने लगे। क्या बात है। तो आपके नीम के पेड़ पर आम आएंगे, बस मेहनत करते रहिए और किसी पर विश्वास कीजिए जिसको आप मानते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर, फुल ट्रस्ट है उस पर। तो थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।